चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशली केमिस्ट्री कोर्स के हवाले से। हमारी ये क्लास नंबर 4 है और प्रेजेंटेशन जो आपके सामने ओपन है वो क्लास 3 की है। क्योंकि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है हम लोग कुछ प्रिडिक्ट करते हैं या हम सोचते हैं कि ये हम इतने टाइम में कवर कर लेंगे, लेकिन वो टॉपिक्स हमें बताते हैं कि ऐसा बात नहीं हो पाता। हम लोगों को लगता यही है कि हम ये कवर कर लेंगे जल्दी, लेकिन वो टॉपिक लेंथी होते हैं, वो समझने वाले होते हैं, पर बाज़ का टाइम लग जाता है। तो बाज़ का हमें भी आइडिया हमारा रॉन्ग हो जाता है, हमारी प्रिडिक्शन भी गलत हो जाती है कि हमने इस टाइम पे ख़त्म करना था, वो ख़त्म नहीं हो पाता। अभी कुछ इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। हमने क्लास सी की जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो हमारी कुछ रह गई थी, तो उसको हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। अगर आपको याद हो, ये हमारी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स थी। तो हम लोगों ने पेपर, टीएलसी, एचपीटीएलसी, गैस, एचपीएलसी, यूपीएलसी, यहाँ तक या शायद फ्लैश क्रोमेटोग्राफी हमने कर ली थी। साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी एफिनिटी भी कर ली थी, आयन एक्सचेंज और डी ट्रिपल सी हमारी रहती थी। तो आज हम लोग इनको देखेंगे। जी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लास लगा दिया है और जो भी कोई होगी रिकॉर्डिंग वो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं अब रेगुलर अब उनको ही सेंड करेंगे और ये अब पब्लिक के लिए ये क्लोज हो जाएगी। तो अब हम इस पे इनहिबिशन लगा देंगे, तो जिसको हम चाहेंगे उसको हम शो करें। तो ये हमने अपना शेड्यूल बनाया था कि हम एक दिन में ये करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है वो देखेंगे, प्रिंसिपल क्या है उसका, काइंड्स के एप्लीकेशन है। याद रखिएगा कोई सी भी आपने अगर क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि क्रोमेटोग्राफी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कल वो क्लियर किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया या वो क्लास नहीं ले सका तो उसको चाहिए वो यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे वो क्लास मौजूद है, वहाँ से उसको ले सकता है और वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। मैंने क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री और उसकी बेस बताई थी कि किस बेस के ऊपर क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमने क्रोमेटोग्राफी कैसे प्रोसीजर उनका क्या है कि हम मिक्सर में मौजूद होते हैं, उसको सेपरेट आउट करते हैं, कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और क्वांटिफाई। ये मैंने कुछ बताई थी, कुछ उसकी टर्म्स थी, लेकिन अब हम सब लोग ये कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन भी बता चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी काइंड भी हो चुकी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल, काइंड्स, एप्लीकेशंस, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, काइंड्स, एप्लीकेशन, हम लोग ये सब कर चुके हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो हमारा रिमेनिंग था। यूपीएलसी भी हमने कर ली थी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हमने कर ली थी, गैस क्रोमेटोग्राफी भी हो चुकी है, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी हमारी चल रही है। आइए जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था 10 नंबर पे हमारे पास ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को याद रखिएगा। ये किसका स्पीकर ऑफ है, ऑन है? अच्छा जी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा। एफिनिटी हम लोग नाम देते हैं अट्रैक्शन को, इंटरेक्शन को नाम दिया जाता है, उसी बेस के ऊपर इसका नाम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। इसको हम लोग यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एंटीजन एंटीजन, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज, तो ये बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन से हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी के काम को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये बताया भी गया है कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होती है कॉल्ड अफिनिटी व्हिच रेफर्स टू द अट्रैक्टिंग द फोर्स एक्सर्टेड इन डिफरेंट डिग्री बिटवीन द एटम्स
which cause them to remain in the combination। ठीक है, वो कम्बिनेशन की वजह से वो रिमेनिंग रहते हैं, वो रिटेन रहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर इसका काम आगे चलता है। आइए इसका प्रिंसिपल हम देखते हैं। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का। इसमें वो यही कहता है कि स्टेशनरी फेज जो हम लोग लेते हैं वो कंसिस्ट होती है स्पॉट मीडियम पर, लिगेंड वगैरह मौजूद होते हैं, बाउंड कोवलेंटली होती है इन सच वे, रिएक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो टारगेट जो मॉलिक्यूल्स उनके पास आते हैं उनके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो जो लिगेंड सबस्ट्रेट मौजूद होता है वो उनमें जो रिएक्टिव ग्रुप्स पाए जाते हैं वो आने वाले टारगेट मॉलिक्यूल्स को वो बाइंड करते हैं। तो जब हमारे पास एक क्रूड मिक्सर, जो सब्सटेंस का क्रूड मिक्सचर है वो पास करता है क्रोमेटोग्राफी कॉलम से, तो उनमें जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो बाइंडिंग साइट के साथ क्या करते हैं, बाउंड हो जाते हैं, और इमोबिलाइज जो सबस्ट्रेट मौजूद होता है जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है उसके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, और बाकी जो सबस्ट्रेट सब्सटेंसेस होंगे वो इल्यूटेड हो जाते हैं, यानी कि उस कॉलम से निकल जाते हैं। तो अब सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है कि आपके पास एक स्टेशनरी फेज मौजूद है, उसमें आपकी जो कोई मालिक जो कोई लिगेंड्स वगैरह या जो सबस्ट्रेट मौजूद है उनमें जो रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो आने वाले जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, और बॉन्डिंग करने से क्या होते हैं, वो वहाँ पे रिटेन रहते हैं। जो उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो अटैक नहीं हो सके, वो क्या करेंगे, कॉलम से निकल जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे। Once the other substances are eluted, the bound target molecules can be eluted by the method such as including completing the ligand in the mobile phase or changing the pH, ionic strength or polarity conditions। तो इन कंडीशंस के ऊपर कि अगर आपके पास मोबाइल फेज जो वहाँ पर मौजूद है जो कि मिक्सर्स को लेकर फ्लो करती है, अगर आपके पास मिक्सर में मौजूद जो कंपोनेंट्स है वो स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड कर जाते हैं तो वो वहीं पर रिटेन हो जाएंगे। मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें जो स्टेशनरी फेज वगैरह यूज होगी वो ज़्यादातर बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट होगी, जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडीज और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे ये बनाई जाती है। और जो हम लोग सेपरेशन करते हैं, हम सेपरेशन भी फार्मास्यूटिकल में इनकी करते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन में या हमारे पास टेस्टिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं लेबोरेटरीज में, तो उनमें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है, सेपरेशन की जाती है जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड थिंग्स हैं। तो इसमें जो आपके पास पीएच वगैरह होती है वो भी चेंज हो जाएगी, एंड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी कंडीशंस भी सब के सब क्या होगी इसके ऊपर असरअंदाज होती है। कि अगर आपके पास पोलर पोलर है तब भी वो इफेक्ट करेगी, नॉन पोलर है तब भी इफेक्ट करेगी। तो प्रिंसिपल इनका भी वही है कि आपके पास बॉन्डिंग अगर स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वो वहां पर रिटेन रहेगी, अगर आपके पास वीक है तो वो इल्यूट कर जाएगी। तो इसे हम एक जैसी चीजों को एक जैसी चीज के साथ क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से भी आपको पता चलेगा कि हम लोग ये यूज करते हैं बियोलॉजिकल पर्पस के लिए। तो इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को। इसी तरह हम लोग किसी भी सैंपल की प्यूरिफिकेशन करते हैं बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स वगैरह को। ठीक है, वो प्रोटीन्स में आपको बता रखा कि बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को। प्यूरिफिकेशन जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, एंजाइम्स को रिमूव करने के लिए या सेपरेट आउट करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट्स को हम तो डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम्स, हम जानना चाहते हैं कि एंजाइम्स में कौन सी बाइंडिंग साइट्स हैं, या हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को चेक आउट कर लिए। इसी तरह हम लोग डिटेक्शन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिज्म एंड म्यूटेशंस इन न्यूक्लिक एसिड में कैसे हो रही है,
तो ये ज़्यादातर आपको बियोलॉजिकल लैब्स में इसका यूज़ मिलेगा। बहरहाल हमें इसकी हाउ नाउ होनी चाहिए कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर हमें कभी बियोलॉजिकल लैब में या फार्मास्यूटिकल में काम करने का मौका मिले तो वहाँ आपको ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। आज नेक्स्ट हमारे पास है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले से बताया था कि मोबाइल फेस लिक्विड होती है, स्टेशनरी फेस जो होती है वो आयन एक्सचेंज रेजन होता है। वो रेजन हमारे पास कैटायनिक या एनायनिक दोनों तरह का हो सकता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और आयन क्रोमेटोग्राफी में वो क्या कहता है, अलाउ द सेपरेशन ऑफ आयंस। आयंस की सेपरेशन को हम अलाउ करते हैं कि वो सेपरेट हो जाए पोलर मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर अफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर। तो पोलैरिटी जो होती है वो आयन एक्सचेंजर की तरफ जाएंगे, यानी कि अगर कैटाइन है तो वो एनाइन की तरफ जाएंगे, एनाइन है तो कैटाइन की तरफ जाएंगे। तो यही इसमें मेन प्रिंसिपल होगा। स्लाइड नहीं नजर आ रही। जेब आप ऐसे करो, एक दफा इसको री ज्वाइन आप हो जाएं, दोबारा एक दफा होकर दोबारा आए फिर आपको नजर आएगी। हालांकि ये तो वहीं पे खड़ी है। बाकी को आ रही है स्लाइड नजर? मैसेज कीजिएगा। यस सर, आ रही है नहीं सर। आ रही है। जेब आप अपना नेट कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन होइएगा, फिर आपको आ जाएगी। स्लाइड का साइज बड़ा कर सकता हूँ। इतना ठीक है। स्लाइड आप अपने फोन से भी जूम कर सकते हैं। अच्छा जी। जी, और सिस्टर आप स्क्रीन रोटेट कर लें तब भी बड़ा हो जाए। हाँ जी, बस थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हमें आना चाहिए और ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि इसका जो प्रिंसिपल है वो आयन एक्सचेंज है। वर्ड से ही पता चल रहा है कि आयन एक्सचेंज होगा। चलें जी। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो प्रिंसिपल है वो इसकी वर्ड में भी मौजूद है, आयन एक्सचेंज। द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं बिटवीन द टारगेट आयंस इन द सैंपल सॉल्यूशन, और जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट है ऑन आयन एक्सचेंजर में, यानी कि जो हम लोग स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं उसमें, तो उनका क्या है, इसमें एक्सचेंज होगा, रिवर्सिबल एक्सचेंज होगा कि वो शायद उधर चला जाए और वो इधर आ जाए। इन द प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर आपके पास यूज किए जाते हैं, कैटायनिक और एक्सचेंजर और एनायनिक एक्सचेंजर कैन बी यूज। तो वो कहता है कैटायनिक एक्सचेंजर में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स मौजूद होते हैं। दे विल अटैक द पॉजिटिवली चार्ज। ये यानी कि कैटायनिक एक्सचेंजर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कैटाइन है, इसका मतलब ये है कि कैटाइन को अट्रैक्ट कर सकता है। दीस एक्सचेंजर आर आल्सो कॉल्ड द एसिडिक आयन एक्सचेंजर। यानी कि अब इसके नाम से ना एसिडिक आयन एक्सचेंजर, इसमें ये प्रोटॉन को ले सकता है, इसको कहा जाता है बिकॉज ए नेगेटिव चार्ज रिजल्ट फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ द एसिडिक ग्रुप। इसी तरह एनायनिक एक्सचेंजर का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और वो नेगेटिव आयंस को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इनको बेसिक आयन एक्सचेंजर का नाम भी दिया जाता है। तो वो कहता है जी मोस्टली परफॉर्म किया जाता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये। हाउएवर दे आर आल्सो द थिलियर क्रोमेटोग्राफी मेथड में भी इसको वो कहता है बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उनकी ये मॉडिफाइड फॉर्म ही होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की या कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो कॉलम में हम लोग आयन एक्सचेंजर लेते हैं, जब वहां से कोई भी मटेरियल पास करेगा तो वो कैटायनिक और एनायनिक के हिसाब से क्या कर लेंगे, उसको अटैक कर लेंगे और आपके पास सेपरेशन उनकी हो जाएगी। आज जी मैंने ये एक डायग्राम सी बनाई है, उम्मीद है आपको तो समझ आ गई होगी, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। ठीक है, नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेक्ट इन पे पॉजिटिव है तो चार्ज ऑफ रेजन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। रनिंग कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, वो कह रहा है 0.5 से 1.5 पीएच यूनिट होनी चाहिए। और इसी तरह एनायनिक में क्या होनी चाहिए, उसमें भी यही कंडीशन है। ठीक है, रिवर्सिबल है। अच्छा जी, हमने इसकी एप्लीकेशन लिखी है आयन एक्सचेंजर की।
हम इसको अमाइनो एसिड की रूटीन एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास अमाइनो एसिड 20 के करीब ब्लड में पाए जाते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे यूज़ है आयन एक्सचेंजर के, ज़्यादातर ये भी बायोलॉजिकल लैब्स में ही इसका यूज़ है। वाटर प्यूरिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर प्यूरिफिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज रिजन। ये आप याद रखिएगा, ये वाटर प्यूरिफिकेशन हमारे पास एक मेन इशू है हमारी वर्ल्ड का, दुनिया का। तो आपने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है जो बहुत आम होती है। सर स्लाइड नहीं मूव हुई, मूव हो रही है। देखिए आपका नेट का इशू होगा, मैं तो आगे लेके जा रहा हूँ, और आप भी दोबारा डिस्कनेक्ट करके आइएगा तो आपकी हो जाएगी इकरा। हाँ जी, तबिंदा कह रही है जी मूव हो रही है। इसी तरह हम न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती है उसके एनालिसिस के लिए हम लोग उसको करते हैं, और चिलेटिंग रेजन्स को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेस मेटल के लिए, फ्रॉम सी वाटर से ट्रेस मेटल क्रैक करने के लिए। इसी तरह हम ट्रेस एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं ज़मीन पर, कहाँ से लूनर रॉक्स वगैरह, ये आपको जो भी कोई रॉक्स मिलते हैं वहाँ से हम लोग इसको सेपरेट आउट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम आयन एक्सचेंज रेजन को यूज़ करते हैं। 12 नंबर पे हमारे ये एक साइज एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। साइज एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के पर ही बेस करती है। इसमें हम जो स्ट्रेटनिंग फेज में लेते हैं वो पोरस पार्टिकल लेते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ थर्ड क्लास में कि पोरस मैट्रिक्स लेते हैं, जो सीव्स होती हैं, यानी कि जिनमें पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, द कॉलम टू सेपरेट द मॉलिक्यूल बाय देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन चल रहा है और वहाँ पे गार्ड खड़ा है, वो वहाँ पर ये कहता है कि यहाँ से किसी को हमने एंटर नहीं होने देना। अब एक छोटा बच्चा आता है और एक बड़ा आदमी आता है। अब छोटा बच्चा जो है वो तो साइड से होके या टांगों से इधर उधर से वो अंदर दाखिल हो जाता है। जो बड़ा आदमी होता है उसको पकड़ लिया जाता है, उसको कहा जाता है नहीं जी आप नहीं जा सकते, अब यहाँ पर साइड पे हो जाए। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी के साथ पोर से गुजर जाएंगे, क्योंकि पोर साइज जो होगा वो उनसे हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, इसलिए स्मॉल साइज आसानी के साथ गुजर जाएंगे। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका साइज बड़ा होगा, बिगर साइज वाले, वो इंट्रैप्ट हो जाएंगे उस पोरस मटेरियल में। तो हम इसमें साइज की बेस के ऊपर हम सेपरेशन करते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। इसका प्रिंसिपल मैंने आपको यही आसान लफ्जों में बता दिया है। तो इसमें वो कहता है मोस्टली टू सेपरेट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूलर वेट पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की। इसको हम लॉन्ग लिस्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स के लिए भी हम यूज करते हैं, यानी कि इसको हम वाटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि वाटर की अगर आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कि वाटर पास हो जाएगा आसानी से, और जो उसमें कोई और पार्टिकल्स होंगे बिगर, वो ट्रैप हो जाएंगे पोरस मैटर में। ठीक है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और न्यूक्लिक इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, इसकी एप्लीकेशन में वो कहता है जी हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम इसको शुगर की सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, लिक्विड, अल्फॉट्स, ब्यूटाइल रबर्स, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, सिलिकॉन पॉलीमर्स, यानी कि इसको हम पॉलीमर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आपने इसको याद रखना है, कम्प्लेक्स और पॉलीमर मॉलिक्यूल्स में इसका यूज़ है। आ जाए जी हमारी लास्ट
ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स है। ये हमारी फुल शो नहीं हो रही क्योंकि हमने साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग लिक्विड लिक्विड सेपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। यह काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी भी इसको कहा जाता है। इसमें स्ट्रेशनिंग फेज भी लिक्विड होती है और सॉलिड फेज स्ट्रेशनिंग फेज भी, सॉरी स्ट्रेशनिंग फेज लिक्विड होती है, मोबाइल फेज भी लिक्विड होती है। ठीक है, लेकिन जो मोबाइल फेज होती है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है। तो इसके ऑपरेटर्स में वो कहते हैं जी लोअर फेज स्टेशनरी फेज पाई जाती है और अपर फेज बीइंग इंट्रोड्यूस टू द बॉटम ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, और इसमें वो कहता है जी अपर फेज पे स्टेशनरी फेज होती है और लोअर फेज पे टॉप ऑफ दी कॉलम। इसमें दो फेजेस बता रहा है कि एक अपर फेज है और एक लोअर फेज है। दोनों में ही हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, लिक्विड मौजूद होता है। बहुत केसेस में वो कहता है जी ग्रेविटी का इसमें प्रिंसिपल काम करता है, जो आपके पास टू इमिसिबल लिक्विड्स को क्या करता है डिफरेंट डेंसिटीज की बेस के ऊपर सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है, तो मोबाइल फेस क्या करती है, जब वो पंप करेगी तो वो आपके पास जो ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं वो मैक्सिमाइज जो कंपोनेंट्स में मैस ट्रांसफर होगा उसको अपर और लोअर फेज में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो जो कंपाउंड्स आपके पास ज़्यादा सोलुबल होंगे वो अपर फेज में रहेंगे वहाँ पे, और जो बाकी होंगे जो लेस सोलुबल होंगे वो अपर लोअर फेज में चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास DCC है और इसकी एप्लीकेशन ये भी ज़्यादातर बायोलॉजिकल लैब में इसका वर्क है। आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, सेपोनिन्स, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टीना, इस तरह ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोन, ग्लाइकोसाइड्स, xanthons, iridoid, ग्लाइकोसाइड्स, विटामिन B12, लिग्ना, ये आपको कैरोटिनॉइड्स और इसी तरह ट्राइटरपीनॉइड्स। तो ये बहुत सारे हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ड्स मौजूद हैं, फार्मास्यूटिकल्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इनकी सेपरेशन के लिए हम लोग DCCC को यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको बायोलॉजिकल लैब में इनका काम मिलेगा। तो ये हमारे पास कल वाली स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, जो हमने स्टार्ट किया था क्रोमेटोग्राफी का। मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो देखेंगे वो क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, काइंड्स और एप्लीकेशन। तो हमने कोशिश की थी कि पहले क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट देखें, क्लासिफिकेशन देखें, फिर हर क्रोमेटोग्राफी का हमने प्रिंसिपल, उसकी अगर मज़ीद कोई टाइप्स हैं वो हमने देखने की कोशिश की, और नेक्स्ट फिर हमने जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस पे हमने काम किया। तो मैं ये वाली अब प्रेजेंटेशन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और न्यू मैं लाता हूँ मज़ीद। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारे पास क्लास 4 की प्रेजेंटेशन है। क्लास 4 की हमारे पास नोट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में बने हुए, इसको हम लेके चलेंगे आगे। ये भी स्टार्ट में मैंने वही पुरानी रखी हैं स्लाइड बताने के लिए कि हमारा वर्क चल रहा है इस पर।
क्लास भी हमारी 10 मिनट्स में होने वाली है, तो मेरे ख्याल में हम इसको क्लास एंड करके दोबारा से ज्वाइन करते हैं। और मैं प्रेजेंटेशन भी अपनी देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। बाकी ये सारी हमने कर ली थी कल। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमारी कल की हो गई है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से लिंक भेजता हूँ आपको, इसको क्रॉस करके कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ मैं शेयरिंग को।